स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अच्छे हो? चलो तो पढ़ो आज अशोक के प्रशासनिक सुधार। इसके बाद में आपका मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। तो देखो अशोक ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में क्या सुधार किया। हालांकि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य या यूं कहें मौर्य प्रशासन की स्थापना करने वाले जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो शासन व्यवस्था संचालित की जा रही थी, उसी शासन व्यवस्था को अशोक ने आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा विद्वान चाणक्य या कौटिल्य प्रधानमंत्री था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इन्होंने ही प्रशासनिक व्यवस्था को या यूं कहें शासन के स्वरूप को व्यवस्थित करने का काम बताया था। सप्तांग सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। सप्तांग सिद्धांत का मतलब है राजा के एक शासन व्यवस्था चलाने के लिए 7 समूह हैं, जिसमें राजा है, अमात्य यानी मंत्री है, दुर्ग है, कोष है, मित्र हैं। ये सब जो सप्तांग सिद्धांत के इनके अंग थे, इन्हीं का इसके बाद में इनकी सामाजिक स्थिति, जनपदों की स्थिति, प्रांतों का शासन व्यवस्था किस प्रकार किया जाएगा, प्रांतों में जो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे या मंत्री जो राजकुमार या आर्यपुत्रों द्वारा वहां की शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी, इन शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसे होगा, पुरोहित या मुख्यमंत्री यानी आज के टाइम का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय उपदा परीक्षण होगा, उसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान होगा, चारित्रिक विशेषताओं को उसमें जाना जाएगा कि उसका चरित्र कैसा है, वो सही बात को मानता है, शासन का स्वरूप वो कैसा अपनाना चाहता है, शासन व्यवस्था वो किस प्रकार से संचालित करता है, इन सब का देखरेख करना उपदा परीक्षण ये पहले हो चुके थे। फिर भी अशोक एक महान सम्राट बना, है ना। इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में आपने पढ़ा और 7वें वर्ष में आपने पढ़ा कलन की पुस्तक जो थी राजतरंगिणी में, कि इन्होंने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। और कश्मीर में ये आपका नगर बसाया था, जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया, कश्मीर नगर बसाया। नेपाल में इन्होंने ललित पाटन नगर बसाया। तो जहां इसके अलावा इसके 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया और केवल जनता की भलाई के काम में लग गया, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था पहले तो इन्होंने किससे प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया था भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसी प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने बहुत से अभिलेख लिखवाए, है ना। और अशोक पहला शासक था, ये पहले भी पढ़ चुके हो आप, अशोक पहला शासक था जो जनता को संबोधित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग करवाया था, जगह जगह लिखवाए थे जनता को संबोधित करने के लिए। जैसे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी, मन की बात कहने के लिए, जनता को संबोधित करने के लिए समय समय पर लॉकडाउन के दौरान कहा था, कभी ताली बजाओ और कभी थाली बजाओ और कोरोना जातो रही, है ना, ऐसा। तो उस दौरान वो भी क्या करता था, अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करता था और जनता को अपनी संतान मानता था। कलिंग युद्ध से पहले तो नहीं, लेकिन कलिंग युद्ध जीतने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि 1 लाख आदमी मारे गए थे, चारों तरफ रक्त बह रहा था, 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी बना लिया था और ऐसे में वो त्राही त्राही कर रहे थे। तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण तो किया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसमें काफी सुधार इन्होंने किए, नीतियों में इन्होंने परिवर्तन किया। अशोक ने पहला काम
प्रजा को अपनी संतान माना, और जहां संतान मानी जाती है प्रजा को, वहां क्या होता है भाई, देश के सर्वांगीण विकास के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो जनता की भलाई के काम करेगा, ज्यादा भलाई के काम करेगा, क्योंकि जनता को, अपनी संतान को कोई भी दुख नहीं देना चाहता। बाकी आज के हमारे जो नेता हैं वो तो केवल 5 वर्ष में एक बार आते हैं मेंढकों की तरह और कुटड़ कुटड़ करके बस 5 साल तक आपके पास ही नहीं आएंगे। जैसे ही 4 साल पूरे हो जाएंगे सभा चालू कर देंगे, हमने इस साल ऐसा कर दिया है, किसानों का ऋण माफ कर दिया, किसानों की टीडियां उड़ा दी, है ना, ऐसा करने के लिए 4 साल जैसे ही होंगे अपने पास आ जाएंगे। लेकिन चुनाव जीतकर सरकार बनाने से लेकर वो कहाँ रहते हैं हमें पता ही नहीं है, नंबर ही बंद रहते हैं, है ना। एक व्यक्ति था, उससे मेरी बात हुई तो वो कह रहा था, बोले मंत्री जी के मेरे पास 3 नंबर हैं और तीनों के तीनों बंद हैं। अब उनकी घंटी वो तीनों के तीनों चालू हो गई, ये कैसे संभव, वो अब चुनाव आ गए इसलिए संभव, है ना। यदि चुनाव आ गए इसलिए संभव, इसका मतलब है चुनाव जैसे ही आ जाते हैं तो इनके फोन वापस चालू हो जाते हैं, नहीं तो नंबर पता ही नहीं रहता है कि इनके नंबर कैसे हैं मंत्रियों के ना। और फिर ये नए नए भाषण, नए नए वादे, नए नए ढसोसले 1 साल में। जैसे ये कांग्रेस सरकार जो बनी थी उससे उस समय आपके राहुल गांधी बड़े नेता के रूप में भाषण दे रहे थे कि 10 गिनोगे तब तक किसानों का कर्जा माफ, छू मंत्र, मेरे पास मंत्र है, एक मंत्र पढ़ूंगा, ओम नमः शिवाय, है ना, और बोलूंगा और बोलते क्या हो जाएंगे, कर्जे माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए, या आम जनता को तो इस बात का पता नहीं था, वो तो सोच रहे कि 10 गिनेंगे, 1 2 गिनती बता रहा था, 10 हो गए, कर्जा माफ। कर्जा माफ करने के लिए बहुत बड़ी नीतियां चाहिए, पैसे चाहिए, आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए, देश पर कर्जा बढ़ जाता है, पैसे ही हमारे से आने। तो जनता को सबसे पहला क्या किया अशोक ने, अपनी प्रजा को अपनी संतान माना, जिसका उल्लेख राजा का संतान माना, जिसका उल्लेख उनके अभिलेखों में मिलता है। और ये उल्लेख इन्होंने राजा के कर्तव्य के रूप में सर्व लोकहित पराक्रम को रखा, है ना। राजा ने ये कहा कि जनता का सर्वहित होना चाहिए, सर्वे भंतु सुखिनः, सभी लोग संपन्न हो, सभी लोगों का सुख होना चाहिए, किसी एक वर्ग या एक जाति का ही विकास नहीं हो, सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो। इसका उल्लेख इन्होंने अपने 4थे अभिलेख में रिकॉर्ड में किया है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो सिद्धांत है, या सर्वे लोकहित और पराक्रमी की बात इन्होंने अपने 4थे अभिलेख में राजा का कर्तव्य बताया है। इन्होंने इसके लिए राजुक नियुक्तियां की, है ना, जैसे वर्तमान में गुप्तचर बोलते हैं, सीबीआई, सीबी, है ना, इनके छापे पड़ते हैं, उन्होंने राजुक नियुक्त किए। और राजुक का काम था पूरे देश में जो अधिकारी हैं इनका, प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं इनका, और आम जनता की देख रेख करने का काम करना कि कहीं कोई जनता दुखी तो नहीं है, ऐसी सूचना, यानी इन्होंने गुप्तचर की व्यवस्था कर दी, राजुक नियुक्त कर दिए, युक्त एवं प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की, और जिनका काम आम जनता की देख रेख करना। और अधिकारी कहीं इनको परेशान तो नहीं कर रहे हैं जनता को, क्योंकि अधिकारी होते ही, बनते ही, कुर्सी पर बैठते ही उनके सामने अधिकार दिखाई देने लग जाते हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे बराबर तो अब कोई है ही नहीं, सबसे सर्वोपरि हम ही हैं, हम ही जानते हैं। इसलिए इन्होंने राजुक प्रादेशिक की स्थापना की, जिसका उल्लेख इनके 13वें अभिलेख में मिलता है। और इन्होंने 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र पद का भी सृजन कर दिया था। धम्म महामात्र का मतलब होता है, पहले भेरी घोष होता था। पहले क्या होता था भाई, इससे पहले भेरी घोष होता था। भेरी घोष में जो राजा होते थे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शिकार करते थे, यानी जो बेचारे अबोध जानवर थे उनको मारते थे, जो बोल नहीं सकते, ऐसे जानवरों को मारकर शक्ति प्रदर्शन का कार्य करते थे, ऐसे भेरी घोष कहते थे। अशोक ने अपने 13वें वर्ष में क्या किया भाई, धम्म घोष किया। धम्म घोष से तात्पर्य है कि ऐसे स्थानों की यात्रा करे जो अच्छी हो, यानी जहां बौद्ध धर्म के जो बौद्ध विहार हैं, बौद्ध विक्षोभ हैं, बौद्ध स्तूप हैं, उन जगहों की यात्रा पर इन्होंने जोर दिया। बोले जानवरों को मारने से आपको कुछ नहीं होगा,
अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा और ऐसी जगहों की यात्रा करो जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें यानी बौद्ध विहार है ना। मंदोर ये बौद्ध धर्म अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन धर्म सहिष्णु था। अशोक क्या था भाई? धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों को सम्मान मानता था, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करता था। और इन्होंने धम्म घोष अपना लिया था। धम्म घोष का मतलब यात्रा विवरण इन्होंने कर दिया था। भेरी घोष को इन्होंने समाप्त कर दिया था जो पहले होता था। शिकार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, अहिंसा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, हिंसा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, सत्य करुणा भाव को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। सामंजस्य, जिसका विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य, अकारण किसी भी परिवार को किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए, है ना। जिन्होंने गलत कोई काम किया है तो ऐसे व्यक्ति को तो दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन अकारण किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया या अपने विषय में बताया इन्होंने। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास दुख दर्द जनता का दुख सुना जा सके, यानी एक जगह बना दी जैसे आज के टाइम में बनाते हैं राजा जनहित याचिकाएं। आज के टाइम की बात करें तो जनहित याचिकाएं, यदि व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो वो जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकार के पास कोई सूचना पहुंचा सकता है। उसी प्रकार उस दौरान राजा ने भी क्या बना दी थी? जनता का दुख दर्द हर समय वो सुनते थे, क्योंकि जनता को वो अपनी संतान मानते थे। इस हेतु अशोक ने किसकी नियुक्ति की भाई? प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, है ना। प्रतिवेदकों से तात्पर्य है कि ऐसा समूह बनाया जो जनता की हर दुख दर्द की समस्या को सुन सके, हर दुख दर्द की विषय वस्तु को वो समझ सके। प्रतिवेदकों, ऐसा उल्लेख इन्होंने अपने 6ठे अभिलेख में लिखा है। न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए, हालांकि न्यायिक रूपता उस समय एक रूपता ही थी वैसे, क्योंकि सर्वोच्च जो न्याय था राजा के पास था। दो प्रकार के न्यायालय होते थे आज की तरह, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले को और फौजदारी मामले को उस दौरान अलग अलग धर्म स्थीय न्यायालय दीवानी मामले थे और कंटक शोधक आज के टाइम के फौजदारी मामले थे। ऐसे मामलों को इन्होंने निपटाने का काम किया और इनको एक जगह करने का काम किया। इन्होंने राज्यों को न्याय व्यवस्था संबंधी आदेश दिए कि न्याय सही हो, सुव्यवस्थित हो, किसी भी अन्यायी व्यक्ति को सजा से वो छूटे नहीं और जो दोषी नहीं है उसको सजा मिले नहीं, और अतिशीघ्र न्याय करने की बात कही। और सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था वो कौन होता था भाई? राजा होता था। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस दौरान का, अब तो दिल्ली में, उस दौरान का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। यानी मौर्य साम्राज्य में जो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधीश था वो कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में इन्होंने स्थापित करवाया था। इसके अलावा छोटे छोटे ग्रामीण न्यायालय भी बनवाए थे, छोटे छोटे न्यायालयों का भी काम किया था, ताकि वहां भी इनकी समस्या है वो सुनी जा सके या वहां भी इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया एवं अमान्य यातनाओं को बंधन किया। अभिषेक दिवस और बंदियों को अपना जो जन्म दिवस, अवतरण दिवस आता था, अभिषेक दिवस आता था, राज्य जिस दिन घोषणा होती थी उस दिन वो बंदियों को फ्री कर देता था जो पश्चाताप कर चुके थे। जिसको फांसी की सजा मिल चुकी है उसको भी 3 दिन का समय दिया जाता था पश्चाताप करने का, कि मैंने जो काम किया है वो वास्तव में गलत है। पश्चाताप के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने दिन का समय दिया जाता था? 3 दिन का समय दिया जाता था, जो उसके चौथे अभिलेख में हमें मिलता है। किसके चौथे अभिलेख में मिलता है? अशोक के चौथा जो अभिलेख है, इस चौथे अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि जिसको फांसी की सजा होनी है उसको 3 दिन का समय पश्चाताप के लिए दिया जाता था कि हमने जो किया है, ताकि भगवान के पास उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार का दया भावी व्यक्ति था वो। अहिंसा परक सुधारों में उन्होंने, अशोक ने युद्ध की नीति का, पहले पढ़ चुके हो, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया और हिंसा के स्थान पर अहिंसा का मार्ग अपना लिया, अच्छा रास्ता अपना लिया। शासन के स्वरूप को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए शांति व्यवस्था को इन्होंने अपना लिया और कल्याणकारी कार्य करना लगा। दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति सेवा भाव,
है ना, दया है, करुणा है, सत्य वचन है, ऐसा काम, सड़कों का निर्माण, सरायों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, ये काम करवाना चालू कर दिया। और जनता की भलाई के लिए, है ना, वृक्षारोपण का काम करना है, ये सब कार्य इन्होंने अपने समय में चालू करवा दिए थे। शस्त्रादेव, व्रज, बुद्ध, महामात्र आदि की इन्होंने नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़े रखा और उसके धम्म का आविष्कार करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही के लिए एक संविधा इन्होंने तैयार कर दी, एक नया कानून इन्होंने बना दिया, जो ऐसे समय में, जिस समय में कि भाई राजा के कौन कौन से कर्तव्य हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के कौन कौन से कर्तव्य हैं और जनता के कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये सभी प्रकार के कर्तव्य इन्होंने गिना दिए थे, जिससे अंततः संबंधों में प्रगाढ़ता। अशोक ने वैदेशिक नीति को भी समसामयिक बनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य जो साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था में भी इन्होंने काफ़ी सुधार किए और नए सिद्धांतों का परिवर्तन किया। अहिंसा के मार्ग को इन्होंने अपनाया, अहिंसा प्रमो धर्म की नीति को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ये आपका मौर्य प्रशासन कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो इसका टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य, है ना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, इसके प्रमुख शासक और उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।